हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कोशिश यही है कि हर किस्म की खबर, हर तरफ से खबर आप तक पहुंचे और आप कोई नतीजा निकाल सकें। जंग को 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त हालत यह है कि इजरायली सरकार के इस वक्त वार कैबिनेट में मिनिस्टर बेनी गेंट्स अमेरिका गए हुए हैं, नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि हमास जो फ्रांस में फॉर्मूला तय हुआ था जंगबंदी का, अभी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कायरो में बातचीत हो रही है, लेकिन अभी इजरायली डेलीगेशन वहां पर नहीं है। इजराइल का कहना है कि जब तक जिंदा कैदियों की लिस्ट उनके सामने नहीं होगी तब तक वो बात नहीं करेंगे। दूसरी बात उनकी तरफ से यह भी कही जा रही है कि जब तक वो पेरिस में तैयार की गई आउटलाइन को हमास कबूल नहीं करता तब तक वो बात करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब से पहले खाली हाथ वो कतर से भी और कायरो से भी वापस जा चुके हैं। अब जंग किस तरफ जाएगी, क्या कुछ होगा, इस वक्त जो कुछ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, जो कुछ हमास की तरफ से कहा जा रहा है, जो कुछ इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, उसके क्या मानी समझे जाएं, क्या होगा आने वाले वक्त में, यह सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जिन्होंने कई मुल्कों में जंगें भी कवर की हैं, कई मुल्कों में विदेशी पत्रकार के तौर पर काम किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब से पहले भी आपसे उनकी मुलाकात में करा चुका हूं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि तकरीबन जंग के शुरू से हमारी आपकी बात होती रही है तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में, और क्या आपको यह उम्मीद थी कि जंग इतनी लंबी खिंचेगी, इतने छोटे से जोग्राफियाई इलाके में इतनी लंबी जंग, और 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके? आप अब तक की जंग को देखते हुए क्या असेसमेंट है? जैसे मैंने आपको पहले अभी कई बार जिक्र कर चुका हूं, मैं इजराइल हमास की जंग को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूं कि दूसरी जंगें जो चल रही हैं छोटी बड़ी, अभी आपको पता है जहाज डूब गया या डुबा दिया गया, और यूक्रेन कितने दिनों से लड़ रहा है। तो ये तो साफ है काफी दिनों से हम सबके सामने कि लो इंटेंसिटी जंगें होती हैं आजकल। हालांकि अगर गाजा के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि बहुत लिमिटेड एरिया है और लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा हज़ार लोग हलाक हो गए हैं, 6-7 हज़ार बच्चे हैं जिसमें घायल हैं, अस्पतालों के ऊपर अटैक हुआ है। जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है। मगर जिसको ये 6 डे वॉर 7 डे वॉर अपने आप को समझते थे इसराइल और उसके वेस्टर्न एलाइज, उनको पता लग रहा है कि बात लंबी है। जैसे रशिया को भी पता लग रहा है कि जब नेटो भी आ जाता है तो अगर रसद हथियार उनका स्टोर बढ़ता जाता है तो लड़ाई बढ़ जाती है, और दोनों तरफ से असले में कोई खास कमी आई नहीं है इतने अटैक्स के बाद भी। इसराइल हर, जैसे आपने कहा, हफ्ते में 2 बार ही अमेरिका से बहुत बड़ी रसद लेता है। 2-3 बिलियन डॉलर की हर हफ्ते चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 महीने में कितना खरब डॉलर्स खर्च हो चुका होगा, और हथियार आ रहे हैं तो इस्तेमाल भी हो रहे हैं, ये मान के चलते हैं, क्योंकि एमिनिशन स्टोर 15 दिन के लिए करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करता है कोई भी देश, जगह नहीं रहती उसके बाद। तो हथियार की कमी नहीं है, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो विल पावर की कमी नहीं है। इसराइल खिंचाया हुआ है अपनी तरफ से जितना जोड़ सकता है हथियारों के मामले। शायद अपने सोल्जर्स को ना मरवाना मांगे, वो सोल्जर्स में उसके हर किस्म की कंस्क्रिप्शन आर्मी है, वॉलंटियर आर्मी नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो जबरन आर्मी है, तो उनको ज्यादा हलाक करना नहीं मांगता,
लॉन्ग डिस्टेंस जो करता है या छोटे स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का अटैक हमास में किया, और वहां पे आप देख सकते हैं कि 4 महीने के बाद भी आधा से ज्यादा हिस्सा में भी वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अंदर घुस नहीं पा रहे हैं ठीक से। हर रोज इंच के हिसाब से लड़ाई बढ़ रही है। हमास की तरफ से अगर देखा जाए तो वो भी वो शॉक एंड ऑ का जो 7 अक्टूबर का था, उसकी सीमित या लिमिटेड कामयाबी के बाद अब हमास भी एट्रिशन पर आया हुआ है। एट्रिशन का मतलब है कि दोनों देश अब कितने इंच आगे बढ़े, कितने पीछे बढ़े, उसके ऊपर नहीं है, कितना सहा जा सकता है, कितना कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाया जा सकता है, उस हालात में है। और उसमें हमास के पास तो कोई चारा नहीं है। उसकी एक तरह से कह सकते हैं आप, उनको इस पर कंट्रोल नहीं है कि इजराइल कहाँ और करता है, कहाँ बढ़ाता है। हमास ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है, हुतीस के थ्रू कर सकता है, ईरान के थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर कर सकता है, कतार के थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर कर सकता है। बट ईरान के, मैंने जैसे कहा था, धमकी के अलावा ओपनली लार्ज स्केल ईरानियन कन्फ्लिक्ट, अभी उनका इलेक्शन हुए हैं, हार्डकोर लोग दोबारा वापस आए हैं, मगर वो खुलेआम थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला स्टेप नहीं लेना मांगता। बहुत अब मानना पड़ेगा कि एक मिलिटेंट रजीम आप कहते हैं वेस्ट में उसको, उसके बावजूद ईरान बड़े ठंडे दिमाग से काम कर रहा है, कोई घबराहट में काम नहीं कर रहा है, कोई अमेरिकन के ट्रैप्स में नहीं आ रहा है। ये एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। उसका गाजा का डेप्थ बना रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स के उसके हिमायती बने रहते हैं। मेन चीज जो आ रही है सर आज की तारीख में, अमेरिका में क्या हो रहा है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेट चाहते थे कि वो इलेक्शन लड़े ही ना, उसको करप्शन के चार्जेस में और सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन के चार्जेस में, सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराने के चार्जेस में, पुतिन के साथ संधि करने के चार्जेस में, कहीं ना कहीं पर उसको ये कह रहे थे कि उसको आया ही ना जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदा और चुनिंदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू अपने फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट परसों भी लिया था और कल फिर लिया है। इसका मतलब है कि अभी वो उसके कैंडिडेचर को प्रेसिडेंसी के कोई दाग धब्बा या अड़चन नहीं पैदा हो रही है अभी तक। और उसके जिस तरीके से जा रहा है, राइट कोर क्रिश्चियन लॉबी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़ती जा रही है। तो जो लिबरल्स और हार्डकोर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी है, इनके बीच में जो तनाव है और कॉन्फ्रंटेशन है वो बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है बाइडेन के ऊपर इसका पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। हैरिस ने जब इजराइल के कैबिनेट के अंदर एक मंत्री से, गैंस, आपने जैसे बेनी गैंस, जो कि नेतन्याहू की पार्टी के नहीं है, उन्होंने वॉर कैबिनेट ज्वाइन की थी, ओरिजिनल कैबिनेट नहीं, 7 अक्टूबर के बाद कैबिनेट ज्वाइन की है। तो उन्होंने नेशनल डिफेंस की वजह से कैबिनेट में नेतन्याहू का साथ देने की कोशिश की थी, और अब उसी नेशनल डिफेंस की आर्गुमेंट में वो अमेरिका गए हुए कि जो था वो था, अब इसको अब खत्म करना चाहिए। और जो हैरिस ने जिस तरीके से बोला है कि शॉर्ट टर्म में एकदम सीजफायर आनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कुछ ना हो तो शॉर्ट टर्म ही सीजफायर रहे, ये नेतन्याहू के ऊपर तो प्रेशर बढ़ ही रहा है। तो मैंने आपको पहले भी हमने कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और नेतन्याहू के रिश्ते कभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, और अमेरिका की जूइश लॉबी, अमेरिका की जो एक तरीके से पॉलिटिकल हमदर्दी इजराइल के साथ है, उसके बावजूद अपने प्राइवेट कन्वर्सेशन में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि उनका पेशेंस जो है नेतन्याहू के साथ, पेशेंस अब हद तक पहुंच गया है, हिस्साट उनकी हद तक पहुंच गई, और अब इसको लाना चाहिए। क्योंकि मैं आपके द्वारा और जगह से भी खबरें आई रही है कि पब्लिक ओपिनियन अब बदल रहा है अमेरिका में, बहुत तेजी से बदल रहा है। मैंने बताया था कि टॉक शोज पर
जो बहुत अहम है वहां पर न्यूज में। इनफैक्ट जो नॉन CNN न्यूज है, जो हौसला अफजाई के अलावा सच्चाई भी बोलने की कोशिश कर रही हैं फौज को छोड़ के, उसमें पूरा माहौल बहुत बदला हुआ है। इसराइल के हिमायती अब दिखते नहीं है या आते भी हैं तो शर्मा के आते हैं कि क्या क्या जवाब देंगे। तो अमेरिका का इंटरनल वो पॉपुलर वोट एक तरीके से कह सकते हैं इसराइल के खिलाफ जा रहा है। इसमें अब ये आपस में दोनों कहें कि कौन कब किस हद तक भरा हुआ कागज लाता है, कौन खाली कागज लाता है, वो टेक्निकल बात है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है जहाँ 2-3 जगह पेरिस में, कतार में, अमेरिका में, जो और जहाँ टर्की में जहाँ इनके नुमाइंदे मिल रहे हैं, वहाँ पे उस पर काफी जोर से 24/7 काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हर रोज प्रो पैलेस्टीनियन जो यहाँ पे लहजा है, मौके हैं, बंदिशें हैं, चाहे उन्होंने दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर बंद कर दिया हो, मगर और जगह ऑनलाइन वेबिनार्स में हम लगातार सॉलिडेरिटी अपनी बता भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर भी उन तबकों से सॉलिडेरिटी आ रही है जो नॉर्मली नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ नहीं करते या पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं करते, तो पर के साथ हमदर्दी नहीं दिखा रहे। वहां पर भी काफी जोर से हिंदुस्तान में भी रह रहे। तो हमें दुआ भी उम्मीद भी है कि हमने अभी भी वो छोड़ी नहीं है कि जल्द से जल्द आएगा जंगबंदी जल्द होगी, आपने उम्मीद जाहिर की। अभी मैं अभी ताजा बयान जो बाइडन का देख रहा हूं, जो अभी मेरे सामने प्रेस टीवी ने लीड स्टोरी की हुई है। उन्होंने उसमें कहा है बाइडन अर्जेस इजरायली वॉर मशीन बी गिवन मोर टाइम, यानी इजरायली वॉर मशीन जो है उसको और अभी टाइम मिलना चाहिए। ये कितना अजीब सी बात है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि इंसानों का कत्ल ना हो और साथ साथ वॉर मशीन को टाइम देने की भी बात करते हैं। तो ये जो दोगला चेहरा बार बार सामने आता है, आखिर इसका कोई इलाज, कोई समझ, कोई इसका क्या क्या हो सकता है, क्या है ये? कुछ आप समझ पाए? वॉर मशीन का गिवन मोर टाइम है। इनको जैसे मैंने कहा था हफ्ते में 2 बार ही कोई 2 या 3 बिलियन डॉलर के अंदाजन रॉकेट्स और बारूद भेजना पड़ता है। वॉर मशीन उसको कह सकते हैं आप कि उसकी रसद कम ना की जाए, मगर क्योंकि अब हैरिस भी बाइडेन की मर्जी के बिना तो मिलेगी नहीं, बोलेंगे नहीं, उन्हीं की डिप्टी हैं वो। दोनों की बातों के बीच में अगर अभी भी आप देखते हैं तो यही बात है कि अमेरिका का जो अंदर का द्वंद्व है वो तो बरकरार है, क्योंकि इन्होंने शुरू से कहा है और हम सभी जानते हैं इसराइल के पैदा होने के बाद भी राष्ट्रपति कोई भी हो अमेरिका का, एक उनकी जो कमिटमेंट है ज़ायनिस्ट स्टेट के साथ शुरू से ही, वो तो है। उनकी गिल्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उनके जो दोनों के बीच में हुआ उसका यूरोप के साथ इन्होंने हमदर्दी दिखाई थी, इसराइल को बिल्कुल बेवजह रिकग्निशन देने की, उनको कबूल करने की कि उनका ये मदरलैंड है बिब्लिकल वजह से। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि आप रामायण, महाभारत, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने ज़माने के अकीदे ले आए और कह के उनके बूते पर, उनके एश्योरेंस पर आज के उसमें हम ज्योग्राफी को देखेंगे। तो पहली बार यह ऐसा अजूबा हुआ था, और उस अजूबे को अगर आप यूरोप में इंप्लीमेंट करना मांगे तो वाइकिंग कहेंगे सारा हिस्सा हमारा ही है ये। तो ये जो मैं आप फिर उसको एक बाइडेन के स्टेटमेंट को पढ़ा कि वॉर मशीन को और टाइम दिया जाए, उस पर इमीडिएटली रोक ना लगाई जाए, उसके ऊपर सेंसर या बैन ना लगाया जाए, उससे हालात तो जो स्टेटस को है वो तो चल ही रहा है, उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि ज्यादा रसद दी जाए। अच्छा, ये हमास की जो कंडीशंस हैं, हमास जो 2-3 बातें कह रहा है, वो मुसलसल ये कह रहा है कि परमानेंट जंगबंदी हो, दूसरे इजरायली फौजें गाजा से बाहर निकाली जाएं, जो नॉर्थ से निकाल दिए गए थे, साउथ की तरफ चले गए थे, उन्हें वापस नॉर्थ में लाने की इजाजत हो, गाजा पर जो पाबंदियां, रसद की पाबंदियां, घेराबंदी है वो खत्म हो। ये जो डिमांड्स हैं उसकी,
जिसको वो बदल नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि ये डिमांड उसकी अपनी जगह सही है? इन डिमांड्स को आप दो तरीके से देखिए, एक है जंगी डिमांड और एक है ह्यूमैनिटेरियन डिमांड। एड, दोबारा लोगों का आना, अगर लोग आएंगे तो खंडरों पे तो बसेंगे नहीं, उनको दोबारा बसाना, रिकंस्ट्रक्शन, मेडिकल अटेंशन, एंट्री फॉर मेडिकल एड, ये सब ह्यूमैनिटेरियन एड्स है। और इसमें ना तो सिर्फ हमास पीछे नहीं हटेगा, बाकी दुनिया भी हमें इसके साथ है इसमें, क्योंकि वो रसद जब मांगेगा, इसकी ह्यूमैनिटेरियन एड मांगेगा, तो बाकी लोग चाहे इस्लामिक देश हो या नॉन इस्लामिक देश हो या वेस्ट यूरोप हो, रसद देने के लिए सब तैयार है आज की तारीख में। रास्ता कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, गेट कहाँ है, इसराइल से उसी का उनको इशारा है कि आप बताइए कब और कैसे देंगे। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है ना हमको पीछे हटना चाहिए ना हमास को पीछे हटना चाहिए। ये तो उसकी जो करार है, ये उसकी डिमांड है, सिर्फ इसराइल से नहीं है, पूरी वर्ल्ड से है। एड इसराइल से नहीं आएगी, रिकंस्ट्रक्शन इसराइल से नहीं आएगा। इसराइल से आएगा तो मिलिट्री विड्रॉल, वही इसराइल ने किया और उसी को सिर्फ वो वापस ले सकता है। वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर उसने किया है, उसको इसराइल तो पर्सनली अगर देखें आप, इकोनॉमी की तरफ से देखें तो इसराइल तो उसको भरपूरी करने के लिए उसके पास रसद नहीं है, पैसा नहीं है इतना। जो रिकंस्ट्रक्शन होगा नॉर्थ का और सेंट्रल गाजा का, वो तो वेस्टर्न पैसे से, अरब पैसे से ही हो पाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हमास की डिमांड इसराइल से है मिलिट्री डिमांड। वो चाहता है कि टेम्परेरी विड्रॉल की जगह परमानेंट विड्रॉल, और सबकी डिमांड एक तरीके से देखा जाए तो यही रहेगी। और अगर डिमांड ना भी हो तो दुआ यही रहेगी कि आप एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 45 दिन के लिए सीज फायर कीजिए, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सीज फायर परपेचुअल हो। तो जो आप कह रहे हैं कि हमास अड़ा हुआ है, हमास की तरफ से तो क्लियर है, ह्यूमैनिटेरियन में क्या अड़ा हुआ है, वो कुछ करेंगे तो एक लेने की बात है ना उसमें। तो वो मांग रहा है कि हमको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, लोगों को पीसफुली बसाया जाए, नॉर्थ को आपने एकदम खंडर बना दिया है, उसको हैबिटेशन के लायक दोबारा बना जाए ताकि लोग वापस जा पाए। वो जब ही हो पाएगा जब वहां से इसराइल की फौजें जाएंगी। तो ये एक दूसरे से निकलती हुई बातें हैं, अलग अलग इनको देख के नहीं किया जा सकता। ह्यूमैनिटेरियन जब तक नहीं आ पाएगी जब तक फौजें ना जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन के लिए ह्यूमंस को वहां पे आना पड़ेगा, इंसानों को वापस आना पड़ेगा, और वो आएंगे जब वहां से फौजें हटेंगी। उनकी एक तरीके से आज की तारीख में फौजों की इजाजत से ही ये लोग वापस दोबारा नॉर्थ और सेंट्रल में दोबारा लोग अपने वापस घर जा पाएंगे। 40,000 तो बेचारे जा ही नहीं पाएंगे, वो तो मर गए या इस हालत में नहीं है, इतने घायल है कि अस्पताल से निकल ना पाए। मगर जो जिंदा है उनके जाने के लिए वहां पे हालात दोबारा करने पड़ेंगे। वो सिर्फ इसराइल की बात नहीं है, उसमें अमेरिका, जिन लोगों ने इसराइल को असला दिया था, और अरब नेशंस, इन सब का पैसा लगेगा, इनका सबों का माल लगेगा, और ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए इनके इंसानों को भी जाना पड़ेगा। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले अल्जीयर्स में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बात कही कि जो इलाके के मुल्क हैं उन्हें इजराइल से ताल्लुकात खत्म करना चाहिए। वो कारोबारी ताल्लुकात जारी रख करके असल में इजराइल की जंग में फंडिंग का काम कर रहे हैं, पैसा एक तरह से उनको दे रहे हैं, तो उसे उनसे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसको मतलब किस तरह से देखते हैं? ये इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की कोई बात नहीं कही है उन्होंने। नहीं, वो तो कहने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। पूरा मुस्लिम को, इंडोनेशिया तो इसराइल के साथ नहीं है, मलेशिया इसराइल के साथ नहीं है, बोर्नियो इसराइल के साथ नहीं है। इस्लामिक कंट्री दुनिया के अरेबिया के बाहर भी हैं, नॉर्थ अफ्रीका में हैं, वो भी इसराइल के साथ नहीं है। इजिप्ट हमदर्दी कर रहा है, पर उसके अलावा बाकी देश तो नहीं कर रहे हैं ना। मगर इसराइल के, इसका दूसरा भी है, ईरान तो ये कहेगा, उनका ये पोजीशन है, उन्होंने अपने पोजीशन से हटके ना ज्यादा कड़वी बात कही है, ना पोजीशन से हटके कुछ नरमी दिखाई है। तो उनकी पोजीशन है, उसके अंदर ही वो अपने हाथ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उनका इसराइल से कोई लेना नहीं है। उसमें उनका आधे अरब देशों के साथ रिश्ता तनावपूर्ण है, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। और दूसरा उनका जो कहना कुछ हद तक ठीक है कि अगर आप इसराइल को रोक नहीं रहे हैं
तो मानना पड़ेगा कि आप इजराइल के साथ हैं। हथियार दे ना रहे हो मगर जुबान से तो साथ हैं आप। आपका साइलेंस इजराइल की हामी बढ़ता है। ये बातें अगर डिप्लोमेटिक भाषा को अंग्रेजी में उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो वह तोहमत दे रहे हैं उनको कि आप इस खून खराबे में आप एकदम आप भी गुनहगार हैं। मगर इसके अलावा उन्होंने कोई धमकी भी नहीं दी है कि आप नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। तो ये अभी एक अच्छा इस जंग में एक नई किस्म की बात जो सामने आई है वो इलाकाई मुल्कों में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस जिनको कहा जा रहा है आजकल, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, यानी एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, प्रो ईरान, एंटी इजराइल, प्रो पैलेस्टाइन, तो ये जो एक पूरा एक इलाके पे जो असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें हूथियों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और वो मुसलसल अब भी कह रहे हैं कि हम हमले जारी रखेंगे। जो भी यहाँ अब तो बल्कि एक नई खबर ये आई है कि जो भी दुनिया के जहाज इस इलाके से आए वो हमसे इजाजत लेकर के गुजरें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। इसको अब से पहले तक अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या नाम उन्हें देकर के याद करता रहा है, बताता रहा है। उसकी हकीकत यह है कि पूरी एक तरह से इलाके की जो समंदरी रास्ते हैं उसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। क्या आपने भी इतनी जंगें देखी हैं, पढ़ी भी हैं, खुद अपने आप जाकर के भी देखा है? इस किस्म का सिनेरियो अब से पहले कभी कोई मिसाल मिलती है क्या जंगों में? अमेरिका खुद भी नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद करता है पूरी दुनिया में। जब से इन्होंने नॉर्थ साउथ कोरिया की जंग लड़ी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हमेशा वियतनाम में सदर्न वियतनाम की सरकार को पनपाया, बर्मा में किया, थाईलैंड में किया, जहाँ पर कर पाता था वहाँ पे इसने किया। फिलीपींस में भी, हालांकि वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स तो बहुत कम है मगर उसकी राजनीति में भी ये हमेशा दखल देता रहा है। लैटिन अमेरिका में तो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ बाकायदा काम करते रहे हैं वो लेजिटिमेट सरकारों को गिराने का, चाहे वो आयंदे की सरकार हो इतनी पुरानी या 40 या 50 बार क्यूबा की सरकार गिराने की कोशिश की हो। तो अमेरिका कोई दूध में धुला हुआ नहीं है नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद करने में, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात मानने में या नॉन स्टेट एक्टर्स से रिलेशनशिप रखने में। तो यहाँ पर वो नॉन स्टेट एक्टर होती इसको कहता है या नहीं कहता उससे बात नहीं है। एक जहाज जिसकी बॉम्बिंग हुई थी वो डूब गया है कल। जहाज पे हमला हुआ छोटी बात है, जहाज डूब गया परमानेंट बात है। डूबे हुए जहाज का इंश्योरेंस कौन देगा? लंदन में जो इंश्योरेंस एजेंसी है जो सारे जहाजों को पूरी दुनिया के अंडरराइट करती है, और जब वो अंडरराइट करती है तो वो जो पैसा अपना दावे पे लगाती है उसको फिर और दूसरे लोगों से अंडरराइट कराती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस जहाज की अंडरराइटिंग, इसके इंश्योरेंस अगर इंग्लैंड से आ रहा है तो ये यकीन मान के चलिए उस इंश्योरेंस में चौथाई हिस्सा अमेरिकी करोड़पतियों का होगा, चौथाई हिस्सा जर्मन का होगा, स्पेन का होगा, साउथ अमेरिका का होगा, शायद चाइना का भी हो, क्योंकि इंश्योरेंस का एकदम जाल फटता है एक दूसरे की मदद करते हुए, तब जाके आपको 1 लाख रुपए मिलता है। ये इतना आसान बात नहीं है इंश्योरेंस की। अगर आप उसका जहाज जो देखें तो एक जब जहाज डूब जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। हिंदुस्तान भी कांपता है, इंग्लैंड का जो पूरा तान बान है, इंग्लैंड से ही सब शुरू हुआ था। उसकी जब जल सेना इतनी स्ट्रांग थी उसको सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ग्लोब के अंदर जो गारंटीज हैं कि आप जहाज ले जाएंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा, अगर किसी ने हमला किया, कोई ब्रिगेड ने, कोई समुद्री डाकू ने, तो बाकी लोग मदद करेंगे। ये जो कानून, जो मैरीटाइम कानून बने हैं, ये इंग्लैंड की तरफ से पिछले 300 साल में जो शुरुआत हुई उसके बाद ये सब कानून बने, जिसके अंदर आप जापान से जहाज लेते हैं और जर्मनी पहुंचा देते हैं, यकीनन कि जहाज आराम से चलेगा। आंधी तूफान आए तो बात फर्क है, मैं कोई उस पर अटैक नहीं करता। ये जो गारंटीज ऑफ पीस है इंटरनेशनल शिपिंग में, उनको बड़ा सदमा मिलता है जब ऐसा कांड हो जाता है। और वो एक और तरीके से आप सोच सकते हैं
कि जब ऐसा फाइनेंशियल सदमा मिलता है तो उनकी भी फिर जो प्रेशर है कि भैया इसको बंद करो जल्दी से जल्दी, ये फिर बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से लेबनान हूतीस जिस तरीके से कर सकते हैं, मेरा ख्याल है एक तो हमास की मदद कर रहे हैं, और दूसरा मैं एक बड़े परवर्स तरीके से लॉजिकली शांति के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शांति आए। जल्दी से जल्दी शांति आए। लेकिन अच्छा, एक और ये भी बयान आया है कि हम मुसलसल ये जारी रखेंगे जब तक के गाजा पर आपके हमले बंद नहीं होते और वहां की सप्लाईज नहीं रुकती। अच्छा, जिस तरह से अभी तक अमेरिका बिहेव कर रहा है और जिस तरह से इजराइल बिहेव कर रहा है जंग में, आपको क्या लगता है कि क्या हार मानना जरा मुश्किल कड़वा घूंट है इसलिए, या दुनिया के सामने किस तरह से वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 5 महीने कोई कम मुद्दत नहीं होती किसी भी देश के लिए, तो खासकर जैसा छोटे देश हैं, जिसमें हिंदुस्तान को भी मैं छोटा देश मानता हूँ क्योंकि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है और अपनी नज़र में इज्जत भी बहुत बड़ी है, मगर इंटरनेशनल पॉलिटी में तो अभी 5वें 6ठे 7वें नंबर पे ही आता है। पहले 10 नंबर में तो बड़ा मुश्किल से आता है। मगर नाक बचाना, जिसको जापान कहता है फेस बचाना, जापान चाइना उसको फेस बचाना कहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नाक बचाना कहते हैं, और यूरोप भी एक तरीके से सेविंग फेस की आर्गुमेंट देता है कि हमने जहां तक जाना था हो गए, अब बाइज्जत वापस आए हम। ये ना हो कि बोनापार्टे की फौज की तरह आप रशिया के दरवाजे से, मॉस्को के दरवाजे से खदेड़ के आप दे जाओ, आपको अपनी जान बचाने के लिए आप भागे हो। तो ये तो एक वॉर का इंटरनेशनल में भी बाइज्जत पीस कैसे आती है, एक यही रहता है कि अब जापान तो नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 का के 2 एटम बम मार दिया आपने और उसको जबरन उससे शांति की बात की। शांति की बात दोनों देशों को ये समझा के कि आप ही के हित में है, आप ही की जानें बचेंगी, आप ही का नुकसान कम होगा, ये बाइज्जत शांति आए। मेरा कहना है तो शांति के साथ बेइज्जती की शांति तो होती नहीं है आजकल, बाइज्जत शांति होगी। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जो लोग यूनाइटेड नेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर वो ही अपना जो जुडिशियस, जो इंसाफ वाली बात उनके साथ ना हो और वो एक पार्टी के साथ, इजराइल के साथ खड़े हों, तब इंसाफ की कैसे उम्मीद की जा सकती है? क्या हो सकता है? ये जो वीटो है सिक्योरिटी काउंसिल का, जैसे हमने खुद हिंदुस्तान के केस में देखा है, ये दोनों तरीके से चलता है। हिंदुस्तान की जान कितनी बारी रशिया के वीटो ने बचाई, जबकि अमेरिका भी हमारे खिलाफ था। इजराइल की जान अमेरिकन वीटो बचाता है। तो ये भी बात है कि अगर हमास के ऊपर आया कुछ बात सिक्योरिटी काउंसिल में उस तरीके का, अब कोई उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता, तो दूसरी तरीके की जो 2 वीटोज हैं वो भी हैं, उनका भी इस्तेमाल होगा। तो वीटोज को अब ये है कि ना इसको निगला जा सकता है ना इसको उगला जा सकता है, ये है तो है। और ये एक तरीके से एक अगर बड़ा परवर्स तरीके से दुनिया की शांति बनाने में इनका भी योगदान रहा है। इनको एकदम डिसमिस भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ 5 देशों के पास ही क्यों वीटो है, क्योंकि ये 5 देश इस तरीके से बटे हुए हैं कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं कोई भी सख्त चीज आए तो। यानी उसको आप एक पॉजिटिव नजर से भी देखने की बात कह रहे हैं जो वीटो है, और चूंकि बहुत से लोग तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म मांगते हैं, क्योंकि 47 की लड़ाई के बाद से हम खुद देख रहे हैं हिंदुस्तान को कितनी बारी रशियन वीटो ने बचाया है, और हम और पाकिस्तान तो लड़ते रहते हैं, मगर इजराइल और पैलेस्टीन की तरह तो नहीं है ना, बड़े बड़े देश हैं, दूसरे हमारे मुद्दे हैं। तो आप जब समझते हैं कि हमारी उन्होंने इज्जत भी बचाई, जान भी बचाई, तो यहाँ पर भी इजराइल की जान अमेरिका बचा रहा है, हमास पैलेस्टीन की जान, ईरान की भी जान
रशियन वीटो पर चल रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप वीटो हटा देंगे तो अमेरिका और रशिया की जो फौजी ताकतों में इम्बैलेंस आ गया है। सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूक्रेन अलग हो गया, जॉर्जिया अलग हो गया, जहाँ पर वहाँ से हथियार आते थे, तेल आता था, गेहूँ आता था, तो फिर तो प्रो अमेरिका बन जाएगा सारा इंटरनेशनल स्फेयर। तो आप ये सोच सकते हो कि ये 2 वीटोज जो है वर्सेस 3 वीटो, अगर ग्लोबल शांति में इनका बहुत अहम रोल है, ऐसा मेरा मानना है। मैं टोटली गलत। ये देखिए, ये भी एक नजरिया है और इस नजरिए की भी बहरहाल इज्जत की जानी चाहिए। और ये बात वाकई ना आपने जिस तरह से रखी है कि भारत की जान रूस ने कई बार बचाई है, अमेरिका की जान इजराइल की जान अमेरिका ने बचाई है, और एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर का भी ये काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जिस गहराई से इंटरनेशनल अफेयर्स को जॉन दयाल साहब बताते हैं, वो हमारे लिए बहुत चीजें सीखने समझने के लिए है। ये एक बिल्कुल नए अंदाज से वीटो पावर के बारे में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, वो वाकई एक बिल्कुल नया एंगल है, सोचने की उसमें बहुत गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।